ये सो क्यू माइनस क्यू रेफ एन प्लस वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, ऐसा करके हमारा एक्सप्रेशन आता है। एंड देन यहाँ पे हम लोग रुक गए थे। देन आई सेड कि आगे की चीजें जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा या ये करेंगे, जिसमें हम फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी कंडीशन जो है दैट इज व्हाट वी वर आउट टू डेराइव। ठीक है। एंड ठीक है। सो देखिए इस पॉइंट के बाद डेल्टा जी सिस्टम जो है क्यू माइनस क्यू रिवर्सिबल। अब यहाँ पे जो ऑकवर्ड थिंग हो सकता है वो ये हो सकता है कि दिस क्यू, ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, दिस इज गोइंग टू बी क्यू रिवर्सिबल ओनली, this part is going to be q reversible only, this first part may or may not be q reversible, right? This q may or may not be q reversible, right? May or may not be q reversible, may or may not be q rev। ठीक है। और सी दूसरी चीज ये होती है जब ये q rev हो, सॉरी, जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों रिवर्सिबल चेंज, आई मीन सिस्टम के अंदर जब रिवर्सिबल चेंज हो रहा होगा तो द वैल्यू ऑफ क्यू, यानी फर्स्ट लॉ से ये जो वैल्यू आएगी क्यू की, दिस इज गोइंग टू बी क्यू रेफ ओनली। और जब स्पॉन्टेनियस चेंजेस नहीं हो रहे होंगे तो सॉरी रिवर्सिबल चेंज नहीं हो रहा होगा तो दिस वैल्यू, दिस क्यू इज गोइंग टू बी क्यू, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू ई रेफ, राइट? प्रोसेसेस मेनली हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो रिवर्सिबल है जो कि आइडियल कंडीशन है और दूसरा है इरिवर्सिबल। इज इट ओके? और तो सो माय आर्गुमेंट इज सिंपली, या तो ये क्यों रिवर्सिबल होगा या फिर इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो रिवर्सिबल क्यों होगा, क्यों रिवर्सिबल। और अगर आइडियल प्रोसेस नहीं हो रहा है, इफ आइडियल प्रोसेस नहीं हो रहा है यानी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो the process is going to be irreversible and in that case this q is going to be q irrev। ठीक है? is it okay? Yes, अब sir. हम लोग एक छोटी सी चीज और यहाँ पर समझेंगे and then this thing will become more clear, q rev and q irrev। देखिए और सी हम लोग को एक चीज पता है, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। इज इट राइट? And second thing is, say expansion हो रहा है, if expansion is taking place, so we are probably going to have anything like this, a curve like this is what we can expect। ठीक है? और this is how our general uh, expansion curve will look like। expansion मतलब okay, gas expand हो रहा है तो expansion curve is going to look something like this। and ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा,
रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर सेम कंडीशन से इन्हीं दोनों कंडीशन के बीच में अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हम करते हैं, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो द कर्व या उसके लिए जो कैलकुलेशंस होंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए we will be taking this entire area into consideration, ठीक है। And however, for irreversible process, it is going to be only this much area which is going to be covered. Am I making sense over this? इसी को irreversible क्यों लेंगे? क्योंकि irreversible में एक्सटर्नल एजेंट जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर में चेंजेस हो रहे हैं, that does not vary, that does not vary with the changes in the system, ठीक है। या बाहर का एक्सटर्नल फोर्स जो है जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, that does not changes slowly, is it right? वो अचानक से और बाहर मतलब डिफरेंट जो काउजिंग एजेंट होगा वो बहुत फास्ट चेंज करता है, और या फिर वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है जो सिस्टम के पैरामीटर्स होंगे। सिस्टम का प्रेशर मान लो 2 atm है, तो बाहर का प्रेशर अचानक से मे बी 1 atm रहेगा। सो यहाँ से एक्सपैंड करने के लिए, एक्सपैंड गैस अगर करने की कोशिश करता है, तो दैट विल नॉट हॉल्ट एनीवेयर इन बिटवीन, इट विल डायरेक्टली कम फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर। ये पूरा वॉल्यूम लगभग एक साथ में, लगभग एक साथ में ये पिस्टन पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज हाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस वाज डिफाइंड। और ये आकर के बाहर रुकता किस पॉइंट पर है? बाहर रुकता इसी पॉइंट पर है जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इंटरनल प्रेशर हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी काम हम कर रहे थे वो एक्चुअली ये बाहर वाला जो प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर, या मे बी ये चेंज भी कर सकता है, बट इट एटलीस्ट डज नॉट चेंजेस एज द प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इज चेंजिंग। तो हम बेसिकली बाहर वाला प्रेशर के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, एंड बाहर वाला प्रेशर कम है तभी एक्सपेंशन होएगा, अदरवाइज एक्सपेंशन नहीं होएगा। और बाहर वाला प्रेशर कितने किस लेवल तक कम रह सकता है? जो फाइनल प्रेशर है उस लेवल तक ही कम रह सकता है। एंड देयरफॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट कर्व फॉर, or the most appropriate representation for a general irreversible expansion can be given by the shaded region. Am I making sense? Yes, sir. Okay. Now, work done during this expansion, it is clear that work reversible is greater than work irrev. Is it okay? Between these 2 points, and it is going to be true for any such 2 points. जहां भी एक्सपेंशन होएगा वैसे सारे पॉइंट्स के लिए ये चीज ट्रू ट्रू रहेगा, that work reversible is going to be greater than work irreversible. Am I right? And this is a spontaneous process. ये दो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों बात समझ में आ रही है।
सारे पहली चीज ये जो एक्सपेंशन है, whether it is happening reversibly or irreversibly, this is going to be a spontaneous thing. It is probably going to happen on its own. इसके लिए हमको बाहर से फोर्स लगाने की या बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, ये एट द एक्सपेंस ऑफ सिस्टम्स एनर्जी वर्क होएगा। इज इट ओके? ये आर्गुमेंट समझ में आ रहा है हम लोगों को? एक्सपेंशन whether reversible or irreversible, it is going to be an spontaneous process. Compressions are non-spontaneous. That is our general knowledge is, या हम जनरली यही देखते हैं ना, मतलब जनरली क्या, नेचुरली यही हो सकता है, या खुद से कॉम्प्रेशन हो सकता है क्या? हेलो? No, sir. ठीक है, so that's not an spontaneous process. The spontaneous part is that expansions can take place spontaneously, ठीक है। और spontaneous expansion में दो टाइप के expansion हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पहला reversible expansion और दूसरा irreversible expansion। तो और इन दोनों के कंपैरिजन से हमको ये पता चलता है कि वर्क डन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबल, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट ये होता है कि द स्टेट चेंज इज टेकिंग प्लेस, द स्टेट चेंज इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स, और या फिर generally this process is taking place in a isothermal zone, ठीक है। isothermally ये process हो रहा है, and therefore delta E is going to be equal to 0. या डेल्टा E और डेल्टा U is going to be equal to 0, या फिर मे बी इसको एक पार्ट के बदले अगर मतलब दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन ले जहां पर एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन दोनों हो रहा हो और मे बी सेम स्टेट पर ये वापस आ जाए, तो वैसे के लिए डेल्टा यू इज गोइंग टू बी 0। जनरली ये प्रोसेस जो है, ये मतलब ये वाला इस प्रोसेस की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो यहाँ पर हो रहा है, दिस इज हैपनिंग आइसोथर्मली, एंड आइसोथर्मल केस के लिए इट्स गोइंग टू बी डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। और डेल्टा यू एक्चुअली 0 होता है इसकी वजह से, आई मीन डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, and then it will become like q ref becomes lesser than q e ref as q plus w is equal to delta u, and delta u is equal to 0. Is it okay? Hello? Hello? Yes, sir. Hmm. Yes, sir. So
delta u is equal to, as delta u is equal to q plus w, therefore and we know that w ref is greater than w e ref, therefore q ref is going to be less than q irreversible. ठीक है? uh, and this also means that यहाँ से that q एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर ये area wise w reversible is becoming greater than w irreversible. I mean, if we are going to see just the areas of shaded region, w ref will appear to be greater than w e ref, but expansion work जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है, या वर्क is actually negative. W expansion is W expansion carries inherent negative sign, and
ठीक है। और एक्चुअली आर्गुमेंट्स ये होते हैं, सी एरिया अंडर द कर्व जो हमारा है वो इरिवर्सिबल के लिए छोटा है और रिवर्सिबल के लिए बड़ा है, बट इनहेरेंटली वर्क डन एक्सपेंशन जो होता है उसका नेगेटिव साइन होता है। वर्क डन एक्सपेंशन इज अ नेगेटिव वर्क, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। सो incorporating the sign W ref जो होता है that becomes smaller than W irreversible. W ref becomes lesser than W irreversible. Uh, it's like expansion में reversible वाला जो है that is going to do -20 units of work, whereas irreversible is suppose -20 work कर रहा है, जूल वर्क कर रहा है। तो सेम स्टेट्स के बीच में अगर ये रिवर्सिबल वर्क होता है, इट विल हैपन एट एक्सपेंस ऑफ -30 units of energy, and that probably we can calculate with the help of like अगर कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, isothermal expansion between pressure is equal to P1 is equal to 4 atm to P2 is equal to 2 atm at 300 Kelvin, एंड इसी के बीच में इसी सेम प्रोसेस का हम ये इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग रिवर्सिबल कर रहे हैं, रिवर्सिबल, एंड सेकेंड टाइम हम लोग इरिवर्सिबल एक्सपेंशन सेम का स्टेट का करते हैं, इरिव एक्सपेंशन। सो फर्स्ट वाले केस में और वर्क डन रिवर्सिबल इज गोइंग टू बी integral minus P dV, which is going to be equal to minus nRT ln V2 by V1, ठीक है। P1 and P2 प्रेशर 4 atm है, and प्रेशर 2 atm है। वॉल्यूम 1 and वॉल्यूम 2 का रेशियो क्या रहेगा? वॉल्यूम 2 is going to be twice the volume 1. Is it okay? ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी वो सिंपली -300 NR -300 NR ln2 हो जाएगी। और सेम वर्क डन को अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए निकालूंगा तो इट विल बिकम माइनस V external into V2 minus V1 और माइनस V अभी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1, so it will become minus V external simply V1 and minus V external V1 के बदले हम लोग 300 NRT 300 NR by
E1 लिख लेते हैं। So इसमें लिखा हूँ 4/2 into 300 NR और minus 600 NR। This is 600
ठीक है, वो तो इसमें- सॉरी। सॉरी, मैंने ये वैल्यू उल्टा लेकर के सारी चीजें उल्टी हो जा रही थी एंड देयरफॉर आई वाज नॉट एबल टू मेक द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली करके दिखाने की कोशिश कर रहा था एंड गलती से मैंने पी एक्सटर्नल को 480 ले लिया एंड P1 उल्टा वैल्यू ले लिया एक्चुअली P1 एंड P2 का। P1 is 4 ATM and P external that is P2 is 2 ATM। 2 by 4 लेंगे माइनस 150 NR आएगा और ये माइनस 300 NR LN2 आ रहा है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? इसी चीज को एक्चुअली विथ नंबर्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है so that you can understand this relevance। हेलो, Yes, sir. ठीक है। और सी रिवर्सिबल में the work done is going to be minus 300 NR ln2। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 200 200 अप्रोक्सीमेटली माइनस 210 NR। ठीक है, 210 NR and reversible work is going to be minus 150 NR। So clearly minus 210 NR is going to be smaller than minus 150 NR। ठीक है, माइनस 200 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। r तो कांस्टेंट है 8.314 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। दिस इज गोइंग टू बी
smaller than this one. Is it right? Yes, sir. तो ये वाला पॉइंट, ये जो आर्गुमेंट है मेरा, दैट होल्ड्स ग्राउंड, एंड इफ दिस आर्गुमेंट इज होल्डिंग ग्राउंड एंड गिवन दैट the state change in both the cases is taking place between a fixed set of states, ठीक है, a fixed set of state. So या तो डेल्टा यू जीरो होगा या फिर डेल्टा यू का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए, ठीक है. प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू दोनों के लिए डेल्टा यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम. डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा यू टू. दोनों प्रोसेसेस अगर सेम स्टेट के बीच में हो रहे हैं तो डेल्टा यू वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा यू टू, राइट. एंड डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू वन इज गोइंग टू बी डब्ल्यू रेव प्लस क्यू रेव इज इक्वल टू डब्ल्यू रेव, सॉरी डब्ल्यू ई रेव प्लस क्यू ई रेव. क्यू ई रेव, we are simply doing some small mathematics and left right interchange. W rev minus W e rev is equal to Q e rev minus Q rev. Is it okay? ये पॉइंट समझ में आ रहा है हम लोगों को. And with the fact that Q rev is less than Q e rev, or sorry, W rev is less than W e rev, therefore this term is going to be W rev is less than W e rev. So W ref minus W e ref जो होगा that is going to be always less than 0. Yes, sir. This term is going to be always less than 0, and Q e ref minus Q ref is again, क्योंकि ये और ये दोनों टर्म बराबर है, so ये वाला टर्म अगर लेस देन 0 है तो ये वाला टर्म भी ऑब्वियसली लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना. एक्सप्रेशन वन से W rev minus W e rev is less than 0, therefore Q e rev minus Q rev is also going to be less than 0, ठीक है. एंड अच्छा, अभी यहाँ पे जो हम एक्सपेंशन के टाइम पर पहले मैं बोल रहा था ये आइसोथर्मल के लिए, बट यहाँ पर अभी इस आर्गुमेंट से जो मैंने प्रूव किया, इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर isothermal, but it is also valid for any other process or any general process taking place between two states, I mean two expansion states, ठीक है. और किसी भी जगह से, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ये वाला प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल होगा तभी ये चीज होल्ड करेगा. This is going to hold true for all such processes which is taking place between any two states. बस होना क्या चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए. एक्सपेंशन होगा तो this thing is going to definitely hold true, and this will not only hold true for expansion, it will also hold true for compression. compression वाले में the sign will become, वर्क डन एक्सपेंशन निगेटिव होता है और निगेटिव होने की वजह से डब्ल्यू रेव जो है वो छोटा हो गया डब्ल्यू ई रेव से. और कॉम्प्रेशन वाले केस में, कॉम्प्रेशन वाले केस में एक्चुअली द ग्राफ विल देन स्टार्ट लुकिंग लाइक एक्सपेंशन, सॉरी कॉम्प्रेशन रिवर्सिबल ऐसे होगा, और कॉम्प्रेशन हमको करना है तो एक्चुअली ऊपर वाला प्रेशर हमको लेना पड़ेगा या अप्लाई करना पड़ेगा,
तो उस केस में हमेशा वर्क डन इरिवर्सिबल जो होता है ये बड़ा वाला एरिया होता है और पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्रेशन का जो एरिया होता है वो ये वाला एरिया होता है। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव होते हैं, वर्क डन का साइन जो होता है दोनों का पॉजिटिव होता है, बट इस बार एरिया ऑफ irreversible becomes greater than area of reversible, एंड दोनों के पास पॉजिटिव साइन रहता है, तो एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन जो है ये यही वाली होल्ड करती है दोनों ही सेम केसेस के लिए, दैट इज W rev is still less than W irreversible in compression also. ठीक है, तो whether it is going to be compression or expansion, this same relationship is going to hold true. ठीक है, numerically this same relationship is going to hold true, that q irreversible minus q reversible is always going to be less than 0. Is this point clear? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि यही दिस इज द हार्ट ऑफ द एंटायर आर्गुमेंट। इसी से बेसिकली यहाँ पर हम प्रूफ, मतलब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो हम इसी से बेसिकली प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, और सो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपको समझ में आना चाहिए, एंड दिस इज इनिशियली आई स्टार्टेड विद एक्सपेंशन वर्क, बट नाउ आई एम क्लेमिंग दैट एक्सपेंशन के साथ साथ कॉम्प्रेशन प्रोसेसेस में भी the same expression is going to hold true, और अगर ये expression hold true करता है, अगर ये expression hold true करता है, तो the final consequence क्या है? This expression is the final consequence, right? That is q irreversible minus q reversible is always going to be less than 0. Is it okay? If you guys are okay till this point, then I'll then again build my ये arguments over delta G is equal to q minus q ref plus v delta p minus t delta s, s delta s delta t. और मैंने लाइक शुरू में मैंने ये बाइफर्केशन किया, दिस q could either be rev or it could be e rev। ठीक है, दोनों फॉर्म हो सकते हैं। अब जब ये q rev है तो ये फर्स्ट टर्म जो होगा ये क्या हो जाएगा? फॉर q rev, when q is equal to this q is equal to q rev, then first term will become first term will become equal to 0, q rev minus q rev, and ये q जब q irreversible होगा then क्या होगा? Then first term is going to be less than 0, just proof। ठीक है, am I Yes, making sir. sense till this point? Yes. सो डेल्टा जी के लिए हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। एक, जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो द डेल्टा जी इज बिकमिंग इक्वल टू 0, और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा जी इज बिकमिंग, सॉरी, not delta g till now, it is just delta g, sorry, it is just first term of the delta g that is becoming negative। अभी सेकेंड टर्म के बारे में मैं आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट टर्म के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो डेल्टा जी
का फर्स्ट टर्म जो है that is becoming either equal to 0 or becoming equal to 0, sorry, becoming less than 0, either equal to 0 or less than 0, uh, when processes are reversible or irreversible. And we know that spontaneous cases जो होते हैं they are mix of either this or this, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस में प्रोसेसेस किसी और तरीके से हो सकते हैं, बट स्पॉन्टेनियस वाले हमेशा या तो इरिवर्सिबल होगा, जनरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर इक्विलिब्रियम में चल रहा है तो इट इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल आल्सो, इट कैन बी रिवर्सिबल आल्सो। internal and external pressures are always, yeah, causing agents are always in equilibrium, and ऐसे condition में it could be uh, zero also. In short, first term could either be equal to 0 or less than 0. ये बात समझ में आ गई हम लोगों की को, और ये इंडिकेट क्या कर रहा है, दिस इज टेलिंग अस कि द प्रोसेस इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली, खुद से हो रहा है। अभी अब the second part is something which we are going to look at now, and then the things will become clear. So v delta p and s delta t के लिए हमारा जनरल आर्गुमेंट ये होता है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस अगर कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो that the conditions are as such, प्रेशर नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम कर रहे हैं तो प्रेशर इज जनरली कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है दैट इज अगेन कांस्टेंट at room temperature or whatever the surrounding scenarios may be. So any of the natural processes taking place around us, all the natural processes are spontaneous, and all of them are taking place at or under these two conditions, ठीक है। pressure is equal to constant and temperature is equal to constant. uh, is it okay? जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हमारे अराउंड स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, हमारे अराउंड, आउटर स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी हम चीजों को एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द लॉज आर गोइंग टू होल्ड सेम ओवर देयर आल्सो। पहले अर्थ पर होने वाली सारी चीजों को देखते हैं, तो दैट इज ऑलवेज और दे आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस अंडर दीज टू कंडीशंस, प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। इन्फ्लुएंस मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर द कांस्टेंट प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। किसी को हीट लूज करना है, दैट प्रोसेस इज आल्सो गोइंग टू टेक फिक्स्ड एक्सटर्नल टेम्परेचर के अगेंस्ट में उसको हीट लूज करना है। इट्स नॉट लाइक कि उससे हीट निकालने के लिए हम टेम्परेचर को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं और एनीथिंग लाइक दैट। सो all the spontaneous processes are taking place around us are happening at p constant t constant conditions, right? and ये दोनों conditions पे अगर टर्म सेकेंड टर्म को हम इवेलुएट करते हैं, ठीक है, तो what will be its value, how will it turn out to be? Hello,
हेलो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ, मैंने क्वेश्चन ये बोल मतलब वी आर जस्ट बिल्डिंग अप द आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट में ये बोल रहा हूँ या क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं मतलब अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल कंडीशंस दैट इज प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट पर हमारे सारे नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। तो अब कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में सेकेंड टर्म को अगर हम इवेलुएट करते हैं, सेकेंड टर्म को अगर हम इवेलुएट करते हैं तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? 0। दैट इट विल बी जीरो। सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा पी की वैल्यू जीरो होगी, और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, and therefore second term is going to be zero irrespective of what process we are carrying out. If it is a natural I mean, or see डेल्टा जी एक्चुअली पहले नेचुरल प्रोसेसेस को अचानक से लेकर के क्यों मैं आ गया? नेचुरल प्रोसेसेस आर ऑल स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो नेचुरली होगा ही नहीं, राइट ना? कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से होता है क्या? नेचुरली होता है क्या? नो सर। नहीं होता है, ठीक है। कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरली नहीं होता है। नेचुरली जो भी होता है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग बेसिकली डेल्टा जी को पहले नेचुरली होने वाले या स्पॉन्टेनियसली होने वाले जितने भी हमारे अराउंड में प्रोसेसेस है उनके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसी से हम जनरलाइज करेंगे आर्गुमेंट को कि अगर हमारे अराउंड होने वाले जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं उन सब के लिए डेल्टा जी निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मुझे बनाना है या करना है तो उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। अगर नेचर में होने वाले सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव है तो अगर हम कुछ नया बनाने वाले हैं या अगर हम कोई नया प्रोसेस डिफाइन या डिजाइन करने वाले हैं तो उसके लिए भी वो स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी निगेटिव होगा, राइट? यस सर। अदरवाइज वी प्रूव इट अदरवाइज। मतलब हम कोई ऐसा प्रोसेस डिजाइन कर लें जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा और वो फिर भी स्पॉन्टेनियस हो तो दिस लॉ विल ईज टू एग्जिस्ट। बट ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं अभी तक, और we have tried a lot but we have failed every time, we have stopped trying, ठीक है। that is a waste of time and energy for researchers, so they are not doing it anymore. They used to keep doing it quite I mean during earlier days, 200-300 साल पहले उन लोग के लिए ये फेवरेट टॉपिक ऑफ रिसर्च हुआ करता था, ठीक है। they failed repeatedly and then they concluded that okay fine, ये है, इसको ऐसे ही हमें मानना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, या फिर इसको हम डिसअप्रूव नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज क्योंकि नेचर उसी लॉ को फॉलो करता है एंड इसी की वजह से उसके सारे प्रोसेसेस कोहेरेंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पर बेसिकली आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि सर पी कांस्टेंट टी कांस्टेंट एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए क्यों समझा रहे हैं? उसका रेलेवेंस ये है कि नेचुरल प्रोसेसेस जो भी हो रहे हैं हमारे अराउंड वो क्या है, दे आर हैपनिंग एट पी कांस्टेंट एंड टी कांस्टेंट कंडीशन, ठीक है। नॉट ओनली दैट, ये पी कांस्टेंट कंडीशन एंड टी कांस्टेंट कंडीशन जो है ये सेकेंड टर्म डेल्टा एस सराउंडिंग को भी इंडिकेट करता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट?
हेलो, Yes, sir. टी कांस्टेंट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक, देखो ये डेराइव कैसे होगा इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ थोड़ा सा कनेक्ट स्टैब्लिश करके रहने दे रहा हूँ। अब ये एक्सटर्नल कंडीशंस के पैरामीटर्स हैं, पी कांस्टेंट टी कांस्टेंट, सिस्टम के लिए ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये अगर एक्सटर्नल कंडीशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे शुड प्रोबेबली बी इंडिकेटिंग डेल्टा एस सराउंडिंग, और यहाँ पर हमको इंटरनल सिस्टम के पैरामीटर्स मिल रहे हैं। दीज आर नथिंग बट इंटरनल सिस्टम पैरामीटर्स, डेल्टा एस सिस्टम के का इंडिकेटिव ये रहेगा Q माइनस क्यू रेफ। इज इट ओके? एंड फिर दोनों का सम जो है अल्टीमेटली, मतलब ये वाला टर्म जनरल प्रोसेसेस के लिए इज बिकमिंग इक्वल टू जीरो एट पी कांस्टेंट टी कांस्टेंट, एंड Q माइनस क्यू रेफ दिस इज आइदर जीरो और less than zero, either zero or less than zero, and therefore delta G is becoming uh, equal to or less than zero under all circumstances if our process is spontaneous. ठीक है, if the process is spontaneous, this delta G is going to be delta G is less than or equal to zero. Is less than equal to zero. Spontaneous. Equality sign will hold true for equality time, and sign will hold true for delta G equal to zero for reversible and delta G less than zero for irreversible. ये ठीक है, बात समझ में आ रही है ये वाली? Yes, sir. ओके, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। सो एक्चुअली लास्ट पेज पर जो हमने डिराइव किया वो इस कंडीशन के लिए डिराइव किया स्पेसिफिकली, डेल्टा जी at constant pressure temperature is less than equal to zero for spontaneous changes, for spontaneous changes। ठीक है, और इससे हम नेक्स्ट आर्गुमेंट देते हैं कि
spontaneous changes occurring naturally. That is under influence of nature. For all spontaneous changes taking place, changes occurring naturally के लिए ये एक्सप्रेशन होल्ड ट्रू करता है. That implies any other process taking place spontaneously spontaneously must also follow delta D less than 0 under constant PT condition. ठीक है. तभी हम उसको बोल सकते हैं वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अदरवाइज नहीं होएगा. नेचुरल चीजें अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है तो कोई भी नॉर्मल चीज अगर हम बनाते हैं दैट शुड आल्सो फॉलो दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. एंड इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को फॉलो करने वाला ही स्पॉन्टेनियस हो सकता है. इट्स अ वाइस वर्सा थिंग. अगर कोई चीज फॉलो कर रहा है तो वो इस चीज ये होल्ड ट्रू करेगा. या फिर अगर मैथमेटिकली या रिलेशनशिप के थ्रू अगर हम ये स्टैब्लिश कर लें कि किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी एट पीटी कांस्टेंट पीटी इज गोइंग टू बी लेस देन 0, देन इट ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिशेस दैट दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है. और स्पॉन्टेनियस में भी इक्वल टू 0 पर रिवर्सिबिलिटी रहती है एंड लेस देन 0 पर इट बिकम्स irreversible. This part is clear. Okay, now let me do another thing. ठीक है. Delta G was equal to Q minus Q e rev, sorry, Q minus Q rev plus V dp V delta P minus S delta T. ठीक है. अब अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब प्रोसेस अगर रिवर्सिबली कर रहा हूँ तो दिस फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. इज इट राइट? एंड डेल्टा जी विल इवेंचुअली, अब यहाँ पर मैं
प्रेशर को कांस्टेंट और टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं ले रहा हूँ. आई एम जस्ट सेइंग दैट फर्स्ट आर्गुमेंट में if process is reversible, ठीक है, Q will be equal to Q ref, therefore Q minus Q ref will be equal to 0. The first term will be 0. Second term will remain as it is. This is not going to be equal to 0. This cannot be considered equal to 0 just by considering that process is reversible. ठीक है ना. ये क्यों जीरो हो रहा था, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक्सटर्नल सिस्टम का जो था और सराउंडिंग का दैट वाज कांस्टेंट, या इसकी वजह से सिस्टम के भी मतलब प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस जो थे वो कांस्टेंट कंडीशंस में ही सिस्टम के अंदर भी चेंजेस हो रहे थे, एंड इसकी वजह से ये वाला टर्म जीरो हो रहा था पिछले वाले आर्गुमेंट में. अभी ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग. वी आर जस्ट सेइंग द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, एंड अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बिकम वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, और दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज वी डी पी माइनस एस डी टी. इज इट ओके? अब इसके बाद एक चीज और हम अज्यूम करेंगे, that is not temperature constant condition, but sorry, not pressure constant or temperature constant both simultaneously, rather just temperature constant. So if temperature is kept constant, then delta G becomes equal to VD. ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ. I can write this expression as dg is equal to vdp minus s dt, and then if temperature is maintained constant, then dg will become equal to vdp ये बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट ये है कि ये हमने क्यों किया या ये क्यों किया गया. ठीक है, इट विल जनरली कम टू आवर माइंड, ये सिंप्लीफिकेशन हमने किया क्यों. ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के पीछे लॉजिक ये होता है कि साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल्स की हैंडलिंग अभी हमें पता नहीं है, राइट. साइमल्टेनियसली दो वेरिएबल्स की हैंडलिंग अभी आप लोगों को पता नहीं है. ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डेवलप अ एक्सप्रेशन, a generic expression in terms of or a generic expression for G or delta G in terms of pressure. ठीक है, और उसके बाद उस पे हम टेम्परेचर का वेरिएशन कराएंगे.
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि हमको साइमल्टेनियसली दोनों वेरिएबल्स के साथ प्ले करना अभी नहीं आता है, तो विल नॉट कॉम्प्लिकेट द मैटर एट अ टाइम। आइडियली जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाते हो और वहां पर इन्हीं एक्सप्रेशंस को फिर से पढ़ते हो, तो वहां पे ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा, दोनों वेरिएबल्स को साथ साथ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और वो ट्रीटमेंट में भी एक चीज और ऐड हो जाती है, एंड दैट एडिशन इज बेसिकली ये सारे कंजर्वेटिव, ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं, जी हो, एस हो, टी हो, पी हो, वी हो, सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं, इंक्लूडिंग यू, एक्सेप्ट क्यू एंड डब्ल्यू। ये सारे स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, दे आर स्टेट फंक्शंस बिकॉज दे रिप्रेजेंट सम कंजर्वेटिव फोर्स। फिजिक्स में हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स का थोड़ा सा आइडिया सुना होगा। कंजर्वेटिव फोर्स में अगर साइक्लिक वर्क डन हम कर रहे हैं, इफ यू आर रिटर्निंग बैक टू सेम स्टेट, द वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, और चेंज इन एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, राइट? Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही होता है ना, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता है। इसी वजह से फ्रिक्शनल वर्क डन जो होता है वो सेम जगह पर आने पर भी, मतलब एक पूरे साइकिल में घूम करके भी आओ, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस के थ्रू जो लॉसेस होता है, दैट नेवर एड्स अप टू जीरो, वेयर एज इलेक्ट्रिकल फोर्स या आपका ये क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर आप जा करके कहीं भी और फिर सेम पोजीशन पर आ जाते हो, तो आपका वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्सेस or conservative fields are always equal to zero if the state is maintained same, whereas non-conservative में this rule does not have holds। तो हम ये वहां पर ये लेकर के चलते हैं कि these डेल्टा जी, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा यू, ये सारे जो हैं ये किसी कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसकी वजह से ही ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल्स के सारे रूल्स जो होते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होने लगते हैं। अभी मैं एक दो छोटे, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक दो रूल्स उसमें से, मतलब दो नहीं, मैक्सवेल्स के वो 4 रूल्स हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के, वो मैं जस्ट लिख के दे दूंगा आप लोगों को कि ये इसको रखना, मतलब ये पता होना चाहिए, कभी यूज हो कभी आए, तो वी शुड नॉट फील लाइक कि किस दुनिया की चीज आ गई। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैक्सवेल्स इक्वेशन, द 4 इक्वेशंस, जैसे पता नहीं आप लोग को ध्यान है कि नहीं, बट शायद मैंने ऐसा कुछ मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में, अच्छा शायद क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा रहा था, तो मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस वहां पर लिखवाए थे ना, रिमेम्बर मैक्सवेल्स इक्वेशन? Yes, sir. 4 इक्वेशन थे ना, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड वो, तब मैंने बोला था ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं चारों। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए वो 4 मैक्सवेल्स के इक्वेशन होते हैं, कंबाइंड इक्वेशंस, और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये जो स्टेट वेरिएबल वाला फंक्शन होता है, जो 4 लिखवाऊंगा, जिसके थ्रू वो थर्मोडायनेमिक्स के सारे वेरिएबल्स को, मतलब एक कंजर्वेटिव फील्ड से बेसिकली एसोसिएट कर देता है। दैट एक्सप्रेशन इज अगेन, आई मीन इट्स टर्म्ड एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। उसका जनरल जो फाइनल आउटकम है वो मैं लिख दूंगा, so that you can have an idea about it। anyway, वो तो जब करेंगे करेंगे, अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, एंड द रीजन फॉर डूइंग दिस इज, द रीजन फॉर we keep this constant, कोई और रीजन नहीं है,
जैसे यहाँ पर पी एंड टी को एक साथ कांस्टेंट रखने के लिए रीजन था। रीजन क्या था? हम नेचुरल प्रोसेसेस में एनालाइज कर रहे थे कि कैसे चेंजेस होते हैं। तो सारे रिवर्सिबल, सारे नेचुरल प्रोसेसेस जो स्पॉन्टेनियस हैं, वो अगर उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं तो दुनिया में होने वाला हर प्रोसेस, वो नेचुरल हो या ना हो, अगर उसको स्पॉन्टेनियस होना है तो उस चीज को फॉलो करना होगा। दैट वाज आवर आर्गुमेंट। यहाँ पर ऐसा आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट क्या है? वी आर incapable of handling it at present, therefore we are simplifying it। ठीक है, there is no other reason। ये ऐसा नहीं है कि जी जो है वो टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जी वेरी वेल टी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एंड वी विल सी दैट एक्सप्रेशन आल्सो, डोंट वरी। ठीक है, वी कीप dt equal to 0 just to simplify things and tackle variables one at a time। ठीक है, और ये dg को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ बिटवीन स्टेट 1 g1 टू g2, इधर भी b dp को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ बिटवीन p1 टू p2, तो the expression will look something like this: delta g is equal to z2 minus g1 is equal to, और यहाँ पर अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन मान लूं, जो भी मेरा सिस्टम है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं गैसियस सिस्टम के लिए बेसिकली। और गैसियस सिस्टम सॉलिड या लिक्विड के लिए मानेंगे, सॉलिड या लिक्विड के लिए मानेंगे तो वॉल्यूम में अप्रिसिएबल चेंजेस होते नहीं है विद चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो उनके लिए डेल्टा जी अगेन निकाल पाना डायरेक्टली फ्रॉम एक्सप्रेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट। उनके लिए नोशनल निकालते हैं या एक्सप्रेशन जो डेवलप करते हैं वो सॉलिड सॉरी गैसियस सिस्टम के लिए कर लेते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि चूंकि बाकी सारे लॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड भी फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये एक्सप्रेशन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स फॉलो करेंगे अगर वो सिस्टम में रहेंगे। क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज ज्यादा नहीं होता है तो दे विल बिहेव एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, whenever they are being treated they will always be treated as a constant volume system। anyway gaseous system के लिए this thing is going to be b को अगर मैं nRT by p लिख देता हूँ तो it will become equal to nRT ln p2 by p1। is it okay? ये बात समझ में आई हम लोगों को? Yes, sir. This is probably fourth equation। yes, this is third equation। then this one is fourth equation। this is very fundamental, again very fundamental। रीजन बता रहा हूँ अभी 2 मिनट में, then you will become or you guys will appreciate it। ठीक है, ये सिंगल कंपोनेंट, या फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू g2 माइनस g1 दैट इज इक्वल टू nRT ln p2 by p1 एंड दिस थिंग इज ट्रू फॉर, मतलब ये एक्सप्रेशन जो निकाला है हम लोगों ने,
ये सिंगल कंपोनेंट सिस्टम के लिए एक कोई गैस या एक कोई एंटिटी के अंदर में अगर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूँ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उसके अंदर में ये फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट ओवर हियर। ठीक है। अब अगर रिएक्टिंग स्पीसीज अगर होती है मेरे पास, रिएक्टिंग स्पीसीज ए प्लस बी गिविंग अस सी प्लस डी। ठीक है। ए बी सी एंड डी। तो इसके लिए ये वाला टर्म जो होगा, फोर्थ को अगर मैं लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा? द नेट डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस, नेट डेल्टा जी ऑफ process, will it be equal to delta G of products minus delta G of reactants? ये होगा that is how we have been defining everything including delta S, delta H right now for Yes, in sir. the change in our variables is equal to change in changes in product minus changes in reactants. ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा जी प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट। यहाँ पर डेल्टा जी इंडिविजुअल ए बी सी एंड डी के लिए अगर हम देखेंगे, सारे इंडिविजुअल्स के लिए, तो दे आर एक्चुअली गिवन बाय, इन सारे इंडिविजुअल के लिए डेल्टा जी जो होंगे वो इस तरीके से दिए जाएंगे, राइट? G2 minus G1 is equal to delta G of for A, and it will be in terms of its respective pressure. So product के लिए मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, this is equal to delta G D plus delta G C minus delta G A plus delta G B, right? Further arguing in a similar manner, taking help of 4, I can write for these things, and they are going to be A into nRT एक्चुअली ना, यहाँ पे m को नहीं लेते हैं, इसको एक्चुअली g को मोलर टर्म्स में हम निकालते हैं, एक मोल के लिए क्या होता है। तो ये m का टर्म बेसिकली जो है, दैट इज, आई मीन वी कैन स्किप इट फॉर राइट नाउ, और फिर यहाँ पर a एंड b स्पेसिफिक टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अदरवाइज ए भी स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेटिंग मोल्स भी रहेगा और n भी रहेगा, या फिर यहाँ पर n को रखना है तो n विल गेट रिप्लेस्ड बाय ए बी सी एंड डी इन रेस्पेक्टिव केसेस। ठीक है। तो d के लिए इट विल बिकम d r t ln pressure of d c r t ln pressure of c
pressure of A or pressure of अच्छा इसमें सेकेंड वाला प्रेशर जो है इसको सारे केसेस में हमने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वी आर अगेन कंसिडरिंग द प्रोसेस कि प्रोसेस में सारी चीजें जो हैं और वी आर कंडक्टिंग दिस प्रोसेस एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर नॉर्मल होने की वजह से 1 एटमॉस्फेयर है, सारे का इनिशियल प्रेशर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 1 atm only. So the ratio, the final pressures are these PD, PC, PA and PB are the final pressure of the or final partial pressure of the A, B, C and D components. ठीक है? प्रोसेस में फाइनल स्टेट में जो प्रेशर्स हैं दे आर PD, PC, PA and PB and we have started from same initial pressure of 1 atmosphere for all of them. Is it okay? The process is taking place or is initiated atmospheric pressure. Therefore, P1 for all components will be 1 atm in equation 4. Is it okay? अब इसको फर्दर हम लोग नोट डाउन करते हैं तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक समथिंग लाइक दिस RT ln PD to the power of D into PC to the power of C divided by PA to the power of A multiplied by PB to the power of B. Is it okay? ठीक है। Hello. Is this expression clear? Yes. Yes, sir, clear. ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं and minded this G is this delta G is for any generic process under any conditions. We have not kept any constraint either टेम्परेचर के ऊपर या फिर टेम्परेचर के ऊपर अभी तक थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है दैट इज टेकिंग प्लेस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंडीशंस बट प्रेशर को हमने कंप्लीटली फ्री छोड़ रखा है it can be anything at any point of time at the end of reaction
इट मे नॉट बी 1 एटमॉस्फेयर ऑलवेज, इट कैन बी एनीथिंग। उसके हिसाब से डेल्टा जी प्रोसेस के अंदर में कितना चेंज हुआ किसी भी जेनरिक प्रोसेस के लिए, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, कल के दिन में we will see it or relate this thing, this delta G, with something known as standard temperature pressure condition, that is delta G naught। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप देखेंगे, और ये डेल्टा जी नॉट जब आ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जो होता है, ये जेनरिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, Q और रिएक्शन कोसेंट। ठीक है, एंड किसी भी प्रोसेस के लिए उसका जो जनरल फ्री एनर्जी चेंज होगा, दैट इज ऑलवेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल ऑलवेज बी रिलेटेड विद इट्स रिएक्शन कोसेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन में उस रिएक्शन का डेल्टा जी प्रोसेस जो होगा, डेल्टा जी प्रोसेस, नॉट डेल्टा जी नॉट प्रोसेस, डेल्टा जी प्रोसेस, that is always going to be equal to, or that is always going to be proportional to reaction quotient of that process। ठीक है, और ये डेल्टा जी उसी रिएक्शन का डेल्टा जी जी नॉट जो होता है, उसी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट जो होता है, दैट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू, अब ये भी एक कांस्टेंट चीज उस प्रोसेस के लिए होएगा, और ये उस प्रोसेस के एक बहुत ही इंट्रिंसिक पैरामीटर होता है, दैट इज कॉल्ड के। ठीक है, उसके साथ रिलेटेड होता है, और उस के का एक्सप्रेशन जो है वो इस रिएक्शन कोसेंट की तरह ही दिखता है। ठीक है, दिखता क्या है, यही है ही, बस इसका कुछ एक स्पेसिफिक ये ट्रेट आ जाता है या फीचर आ जाता है। इसकी वैल्यू कहीं भी कुछ भी हो सकती है, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब ये थोड़ी सी है चीजें जो हम लोग कल समझेंगे। सो आज के दिन में जनरल डेल्टा जी के बारे में मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, जनरल डेल्टा जी ऑफ द प्रोसेस। कल उसी प्रोसेस के स्टैंडर्ड डेल्टा जी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड विल बिल्ड द रिलेशनशिप फॉर के। दिस के इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये के ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इसी के या इसी एक्सप्रेशन की वजह से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने नहीं पढ़ाया, अब ये पढ़ा लिया, और भी काफी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग इक्विलिब्रियम में जाएंगे। ठीक है, ओके, so bye for today, we'll meet up again Bye, sir. Thank you, sir. tomorrow morning।